2020 हो गया। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स निकल के आ रही है हम सारी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अगर आप मेरे ये यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें क्या है कि पीआईबी न्यूज़ जो होती है, पीआईबी न्यूज़ पीआईबी न्यूज़ और प्लस का आपका न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर, वहाँ से जो मेरा ये होता है वहाँ से कलेक्शन करके मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ और आपका कंप्लीट परफेक्ट देता हूँ। तो ये 5 मेरे जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं, 5 जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं सीए, प्लस 5 जो होते हैं कि आपके जीके होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इन्हें याद करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे 5 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो जीके होते हैं। तो 5 जीके हो गए और 5 करंट अफेयर्स हो गए। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो मेरा जितना सिलेबस होता है मैं यूपीएससी सिलेबस को लेकर के आपके पास चलता हूँ, ठीक है। और छोटे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह, इस तरह से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकल के आ रहे हैं सारे के सारे हम एक तरफ से डिस्कशन करेंगे और इसका एक व्याख्या करेंगे, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल भी चल रहा है और इसके साथ टेलीग्राम, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम में जाइए और जुड़ जाइए वहाँ से। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण कितने करंट अफेयर्स हो रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, ये आपका कब मनाया गया है, ये 18 मई को मनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो हाल ही में 18 मई को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका मोटिव क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे, यानी जो हमारे भारतीय और या इंटरनेशनल कैसे विदेशी में जो भी संग्रहालय की चीज़ें रखी हुई है, जो कि हमारे विरासत में रखी हुई हैं, उन चीज़ों को हम लोग क्या करें, उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें, डिस्कशन कर सकें। जैसे आपका लाल किला हो गया है और आपका आगरा का ताजमहल में वहाँ भी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में वैसे से बहुत सारी सामग्री रखी हुई जो हम उसको देख सकते हैं और वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं उससे कि पहले की क्या थी, यानी हम हिस्ट्री अपनी पुरानी प्रथाओं के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना डैशबोर्ड किसने तैयार किया है, तो ये एनडीएमए ने तैयार किया है। क्या है, एनडीएमए ने तैयार किया। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रवासियों से इधर उधर जाने के लिए जितना भी जा रहे हैं इधर उधर, तो गृह मंत्रालय ने इसको एक जारी किया है कि इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, जा कर के वहाँ पे जैसे आपका हो गया, जैसे आप कहीं आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल नंबर होगा और आपका आधार कार्ड वगैरह सारे के सारे ब्यौरे डिटेल से भरा जाएगा। इसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका फॉर्म ये आपको कब जाने का जो डेट आ गया है, तो उसके लिए आप अपने एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, प्रवासियों के लिए रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन मैंने डबल कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन डबल हो गया है। इसमें है सरकार के सीमा व ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित सीमा क्षेत्र तथा सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित हो सके, इसके लिए समिति बनाई गई। उस समिति का नाम क्या है, तो इस समिति का जो नाम है वो आपकी समिति है डीबी सेकटकर समिति। कौन सी है, डीबी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी डीबी से कटकर समिति जो है इसके अंतर्गत बनाई गई। यानी कहाँ स्पष्ट इसमें दिया हुआ है, सीमा निर्माण हो गया, सामाजिक आर्थिक रूप से, यानी रोड के क्षेत्र में, रोड मैप के क्षेत्र में जो विकास होगा उसके लिए एक समिति बनाई गई। उसमें 3 तरह का उसमें प्रावधान किया गया है, तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नाबार्ड ने किस राज्य को 1500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया है, तो ये अभी हाल ही में पंजाब सरकार को, किसको, पंजाब सरकार को जो है 1500 रुपये जो करोड़ रुपए का है वो पैकेज प्रदान किया गया है। अब पूछता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना आप जान सकते हैं कि ये 12 जुलाई कब हुई थी, 12 जुलाई ये कब हुआ था, 1900 कब हुआ था,
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस पर हुई थी? शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो ये आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई हो जाएगा। इतना आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये आपका हो जाएगा इस 74%, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। FDI क्या होता है? FDI यानी ये होता है FDI फॉरेन, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से? यह हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना, जो भी विदेशी कंपनी होती है हमारे यहाँ जो क्या करते हैं वो आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वही आपका FDI कहलाता है और यहाँ से जो भी उनको बेनिफिट होता है। तो जो रक्षा क्षेत्र में FDI थी उसको बढ़ा करके हम लोग ने कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सागर द्वीप और पश्चिम बंगाल हटिया द्वीप में कौन से तूफान आने की प्रबल संभावना है? देखिए हाल ही में चर्चा था, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछेगा पहले हटिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? हटिया द्वीप समूह ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दूसरा पूछेगा सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल में है, हटिया द्वीप ये आपका कहाँ है? बांग्लादेश में पड़ता है। तो 2 आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो अब क्वेश्चन है तूफान आने की प्रबल संभावना है, ये आपका अम्फान नाम का एक तूफान आ रहा है वहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके आने की प्रबल संभावना है, इसलिए सरकार ने इसके लिए बहुत सारा प्रबंध किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा, यानी भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है आपका, सीमा साझा करता है कौन सा? बांग्लादेश। आपको इतना याद रखना। और इस क्वेश्चन है, त्रिपुरा कौन सा ऐसा देश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा का आपने नाम सुना होगा कि त्रिपुरा जो है ये आपका किससे? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा। UPSC में क्वेश्चन कई बार इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न तूता की भारत यात्रा किस किस काल में हुई थी? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्न तूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो ये भारत आया था। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ, मोरक्को के मूल निवासी इब्न तूता ने 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा इसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर के 1351, यानी 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के बरनी के तारीखें, क्या नाम है? बरनी के तारीख ए फिरोज शाही और अमीर खुसरे के। अब अगला है जो कि अमीर खुसरे की बात करें, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न तूता के रिहला से जानकारी हमें मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से लेकर के 1358 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1200 इस्टाफाइट के बारे में जान लेते हैं 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, तथा सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके बारे में इतना फैक्ट हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पामस्टन है। कौन से? ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पामस्टन थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में ये है कि 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी बाई ने, फतेहपुर में
अजीमुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। विंस्टन चर्चिल ये दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। एटली के नाम आपने सुना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए थे। और ग्लेडस्टोन भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो आपको अच्छे से याद होगा कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है कौन सा है, वो आपका अरावली पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अरावली जो पर्वत है ये आपको याद रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन कर लेते हैं। इसका डिस्कशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली पर्वत है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है। क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च चोटी जो माउंट आबू किसकी है, ये अरावली की है। ठीक है, याद रखना है। जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, माउंट आबू की 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण घिस पिट करके काफ़ी नीचे हो गया। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ये सूर्योदय के नाम से किसे जाना जाता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसमें देखना है कि आपके नॉर्वे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम जापान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब आते हैं इसमें जो स्ट्राफाइट है इसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्वे अर्धरात्रि सूर्य का देश है। क्या है, नॉर्वे जो है अर्धरात्रि का सूर्य है, अर्धरात्रि का है। ठीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चर्चा कर लेते हैं। नॉर्वे हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा जापान। उगते सूर्य का देश कहते हैं इसको, सूर्योदय का देश या निप्पन भी कहा जाता है। तीसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है डूबते सूर्य का देश है, सूर्य का देश है इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है इन्हें फिनलैंड को क्या बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश, यानी झीलों का भी देश कहते हैं इसको। फिनलैंड को क्या है, फिनलैंड को क्या बोलते हैं, फिनलैंड को जो बोलते हैं स्कैंडिनेवियन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, का देश बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन फैक्ट जो भी होता है। अब अगला ये क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये है, आपको अच्छे से पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो धर्मनिरपेक्ष अर्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। ये कब, ये आपको देखने में आ जाएगा कि 1970 में 42वें संविधान संशोधन किए गए थे। तो ठीक है, तो इसमें से अलग अलग तरीके से इसको जोड़ा गया है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने कल से आपसे पूछा था कि कर्क रेखा है आपकी, कर्क रेखा की हम चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा क्या है, इसमें यह है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका मध्य प्रदेश जो है यहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कर्क रेखा जो गुजरती है कौन कौन से होते हैं। पहला आपका हो गया गुजरात, क्या हो गया, गुजरात, आप समझ लीजिए, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कह सकते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो महाराष्ट्र था ना आपका ऑप्शन में, वो आपका नहीं, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, इसलिए यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये साइंस से, देखो मैं जो होते हैं जीके से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपका इन्वायरमेंट हो गया, सारे का सारे जो क्वेश्चन मेरे होते हैं मैं इंक्लूड करने की 100% कोशिश करता हूँ। और उसके बारे में जो भी मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, मैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग जो हैं इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, रक्त का, अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता होता, और वो क्या होता है, बराबर जो हमारा ब्लड होता है वो चलता रहता है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। विटामिन के जिगर में प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। ये चोट पर रक्त थक्की जमने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए रक्त स्राव रोधी पदार्थ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है रक्त स्राव रोधी भी कहते हैं। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। जीवाणु में विटामिन डी 2 रूप में पाया जाता है। एक होता है कोलिकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्गोफैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसके बारे में चर्चा करें। विटामिन डी की बात करते हैं। ये बच्चों में सूखा रोग होता है, ये सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सूर्य के प्रकाश में अवेलेबल होता है। चलिए, विटामिन ई की बात कर लेते हैं। ये जो विटामिन होता है अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ध्यान रखना पड़ेगा, पूछा गेहूँ इसका एग्जाम्पल है, और इसमें बांझपन की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए, विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी जो होता है ये क्या पाया जाता है इसमें? ये आपका आंवले में पाया जाता है। क्या होता है? आंवले में पाया जाता है, और इससे बीमारी क्या होती है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ओके, नमस्कार।